नमस्कार। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा अध्याय, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका मस्तिष्क आपकी पहली कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसके सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर और अचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं। आपके आदतन विचार आपके अचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थिति को बना देता है। आपका अचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम को नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक है तो आपको आदर्श सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार भर करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपके मन चाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन मन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है या उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है, विचारों के साहचर्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो अपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिन, सप्ताह या इससे भी ज़्यादा समय लगता है। इसके तरीके अबूझ हैं। उन्हें ना तो समझा जा सकता है और ना ही सही उचित ढंग से समझाया जा सकता है। चेतन और अवचेतन में भिन्नताएं। आपको यह याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के दो मस्तिष्क नहीं हैं। वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली दो गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार और सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। आपके विचार सक्रिय हैं, वे बीज हैं। नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सही है या गलत है।
यह तो आपके विचारों या सुझाव की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज़ को भी चेतन रूप से सच मान लेते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपके चेतन रूप से इसे सच मान लिया था। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए। उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है जो तार्किक प्रतिक्रिया के द्वारा जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वो सरासर झूठा हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन किसी सुझावशील है यह समझने के लिए एक उदाहरण देखें। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता है या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। उस समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वो अपनी पीठ खुजाए, दूसरों को यह सुझाव दे सकता है उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वो संगमरमर की मूर्ति है, तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है। हर विद्यार्थी उसे दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप ही कार्य करेगा। यह उन सभी परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देगा जो सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप न हो। यह आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह हर उस चीज़ को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाए, आपका विचार करे और आपकी आत्मा को खुशी से भरे। यथार्थवादी और कल्पनाविद का स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से है। यथार्थवादी मन, ऑब्जेक्टिव माइंड, बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपके 5 शारीरिक इंद्रिय हैं। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क कर मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपने 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी यानी ऑब्जेक्टिव माइंड मन का सबसे बड़ा तर्क करना है। मान लें आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रैंड कैन्यन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों के जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों के अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। यह आपके यथार्थवादी मन का काम है। अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी यानी सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम तब पर कार्य करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हो। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो और उन इंद्रिय अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आँखों की इंद्रियों के बिना देखता है। यह अतीन्द्रिय क्षमता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख और सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों के मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भांप सकते हैं। जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती है। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी यह उसे सच मान लेगा, फिर यह उस जानकारी को सही बनाने में काम करेगा।
यह आपके गलत सुझावों को भी परिस्थिति, अनुभव और घटनाओं में साकार कर देगा। आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई है तो उसे जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज़्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक है तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार के विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और दैवीय स्रोत के साथ एक रूप है। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति होती है। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है उनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझाव से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता। यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता है और खुद कुछ नहीं सोच सकता है। यह सभी काम चेतन मन के हैं और चेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों का प्रतिक्रिया करता है। यह कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दिया जाता है यह उसे ही ले लेता है। सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल डुल रहा है। आप एक भयभीत सहयात्री के साथ जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है। आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी अभी दिया है वह उसके डर से, आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर डेक के नीचे अपने केबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, सच हो जाता है। उसी सुझाव पर भिन्न प्रतिक्रिया। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान लें सहयात्रियों के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है। कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आने वाली है? यह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वो आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहाँ से दफा होने को कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मतली नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव यानी सजेशंस किसी चीज़ को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणाम होता है। याद रहे, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना और चेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को स्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मतली का कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह इससे सुरक्षित है, इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई। हम सबके अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं, राय होती हैं।
ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियाँ सुझाव की प्रकृति के अनुरूप कार्य करती हैं। उसने अपने हाथ कैसे गंवाया? कई साल से मैं कैक्टस्टन हॉल में लंदन ट्रूथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थगित किया था। इसके निदेशक डॉक्टर एवलिन फ्लिट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोरायसिस था। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। डॉक्टर फ्लिट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्मरोग बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आप अपने अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो सही, और उपचार वह करें, वरदान दें, ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। वह या तो आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है। आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव सेल्फ सजेशंस का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका में ऑडिशन देने के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन आशंकित भी थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। इस कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी, जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं सफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझाव को आग्रह मान लिया। यह उन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा आत्म सुझाव था। उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। वह युवा गायिका आखिरकार अपने नकारात्मक आत्म सुझाव से उभरने में सफल हुई। उसने सकारात्मक आत्म सुझाव के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। हर दिन 3 बार वह एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी, अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी और आंखें बंद कर लेती थी। वह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित, आत्मविश्वासी हूँ। हर बार वह इस कथन को धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। वह दिन में 3 बार वह काम करती थी और 1 बार रात को ठीक सोने से पहले। 1 सप्ताह बाद वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उसे भूमिका मिल गई। उसकी याद कैसे लौटी? 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीज़ें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौक़ों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज़ भूल जाती तो हर बार खुद से कहती, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज़्यादा नाम और घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे एहसास हो गया कि खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वो सोचने लगती थी मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी।
दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती है। वह खुद से कहती, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल, हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं और स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूँगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेज़ी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो रही है। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया। एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। ह्यू डी की एक समस्या यह थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह इसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता तो वह आग बबूला हो उठता। वह खुद से बार बार कहता सब लोग उसे सता रहे थे और उसने उनसे उनकी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। दिन में कई बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले उसे खुद से बार बार कहना था, आगे से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुशमिजाजी की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने और काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूँगा और अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूँगा। यह सुखद, खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं एहसानमंद हूँ। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। बाकी सुझाव पर कुछ टिप्पणी। बाहरी सुझाव का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव। सभी युग और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती हैं। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है। जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है, सृजनात्मक रूप से यह अद्भुत और बेहतरीन है। नकारात्मक रूप से यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानों में सबसे विध्वंसक है। यह परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकते हैं। क्या आपने इनमें से किसी को स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझावों की बमबारी होने लगती है। चूँकि हम यह नहीं जानते हैं कि उनका विरोध कैसे किया जाए, इसलिए सचेतन रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं। नकारात्मक सुझावों के कुछ उदाहरण हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किसे जानते हो। दुनिया रसातल को जा रही है, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने में कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं, जिंदगी मशीनी चक्की बनकर रह गई है, प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। इस तरह के बाहरी सुझाव को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझाव का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और आपके चेतन और अचेतन हिस्से ऐसे रहस्य थे जिनका बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल, वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक और आत्म सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत के छुपे हुए को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझाव के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच न की जाए तो वे व्यवहार में ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। आप नकारात्मक सुझावों का विरोध कर सकते हैं। अखबार उठा लें या टीवी या न्यूज़ देखें, हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थक डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीच बो सकते हैं। अगर आप उन्हें सच मान लें और अपने भीतर जगह दें तो डर के विचार आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। बहरहाल, जब आप ये समझ लेते हैं तो आपको इन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है।
तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप में इन सभी विध्वंसात्मक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझावों की जांच करते रहें। आपको इन विनाशात्मक आत्म सुझावों की दया रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन, किशोर या वयस्क जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी से याद कर सकते हैं माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, टीचर, सहयोगी ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। उनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे अर्थ को गौर से जांचें। आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर बातें झूठी थी। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था, और वो है बाहरी सुझाव की यह प्रतिक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने लोगों के सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचें, महसूस करें और काम करें जैसा चाहते हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा पहुंचे, भले ही वे आपको नुकसान हो जाए। किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ली। मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता से अपना भविष्य दिखाया। ज्योतिष ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमज़ोर है और वह अगले अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार बहुत स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत परलौकिक शक्तियाँ हैं। वह भविष्यवक्ता लोगों पर बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले वह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया। वह मर गया, हालांकि उसे पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वह खुद था। हम में से कितनों ने इस तरह की कहानियां सुनी है। यह सोचकर थोड़े कांपे हैं कि दुनिया रहस्यमयी अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वे न तो रहस्यमय है, न ही अनियंत्रित। मेरे रिश्तेदार ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसने एक शाश्वत सत्य को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उसे भविष्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था, इसलिए उसने उसकी भविष्यवाणी को स्वीकार कर लिया। आइए अवचेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर यकीन करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्यवक्ता के पास गया तो उसका सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली अमावस्या को वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सबको बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसके चेतन मन ने सही मान लिया और उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज़्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान लेने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्यवक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और संभावनाओं को नियंत्रित करता है तो वह जिंदा रह सकता था। तब भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी बेहतर बंद टैंक में फेंक दी गई रबड़ की गेंद जैसी होती। वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। दूसरों के सुझावों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है, तब वह विचार आपका बन जाता है और आपका अवचेतन मन उसे साकार करने के लिए काम करता है। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने और सेहत को चुने। माने गए प्रमुख आधार वाक्य की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने से दार्शनिक और तर्क शक्तियों ने सेलोजिज्म नामक तर्क का अध्ययन किया है। सेलोजिज्म में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय होता है जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सवाल या समस्या कौन सी है। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य सही होगा। उदाहरण के लिए, हर गुण प्रशंसनीय है। दयालुता एक गुण है।
इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या यह सभी निर्मित चीज़ें बदलती और ख़त्म होती हैं। मिस्र के पिरामिड निर्मित चीज़ें हैं, इसलिए पिरामिड बदलेंगे और ख़त्म होंगे। पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहा जाता है और सही आधार वाक्य से सही निष्कर्ष निकलते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में मस्तिष्क विज्ञान पर मेरे कुछ भाषण सुने। वे बाद में मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे जीवन में हर चीज़ गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र गंवा चुका हूँ। मैं जिस चीज़ को छूता हूँ बिगड़ जाती है। मैं उन्हें समझाया कि उनकी समस्याएं तार्किक रूप से उनके आत्मविनाशक प्रमुख आधार वाक्य से उत्पन्न हुई हैं। उन्हें जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन में एक नया प्रमुख आधार वाक्य स्थापित करना होगा। उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्गदर्शन दे रही है, निर्देशित कर रही है और समृद्ध बना रही है। जब वे ऐसा कर लेंगे तो उनका अवचेतन मन अपने आप उन्हें समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करेगा, उनके शरीर का उपचार कर देगा और उनकी मानसिक शांति लौटा देगा। प्रोफेसर ने अपने जीवन की मनचाही तस्वीर बनाई। उनका प्रमुख आधार वाक्य था, असीमित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है। मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता है। सही कर्म और दैवी विधान के सिद्धांत मेरे पूरे जीवन पर शासन करते हैं। मैं जानता हूँ मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन के शाश्वत नियमों पर आधारित है और मैं जानता, महसूस करता, विश्वास करता हूँ मेरा अवचेतन मन चेतन मन के विचार प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। बाद में उन्होंने मुझे अपने प्रगति की जानकारी देते हुए लिखा, मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे, शांति से और प्रेम से दिन में कई बार दोहराया। मैं जानता था वे मेरे अवचेतन मन की गहराई में उतर रहे हैं। मुझे यकीन था कि मुझे मस्तिष्क के नियमों के आधार पर परिणाम मिलेंगे। मैं आपके साथ हुई बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन के सभी क्षेत्र में बहुत सुधार हो रहा है। यह कारगर है। अवचेतन मन बहस नहीं करता है। अवचेतन मन बहुत समझदार है। यह सभी सवालों के जवाब जानता है। बहरहाल इसे पता नहीं होता है कि यह जानता है। यह आपके साथ बहस नहीं करता है। यह पलटकर जवाब नहीं देता है। यह ऐसा नहीं कहता, आप मुझ पर इस तरह के सुझाव की छाप न छोड़ें। जब आप कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं इस समझदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह, गलत घर में पैदा हो गया, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूँ, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन में भर रहे हैं। यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आप दरअसल अपनी ही भलाई का रास्ता रोक रहे हैं। आप अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं। आपको दरअसल यह विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। इसका परिणाम होता है मानसिक और भावनात्मक संकुलन, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुंठा से उबरने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता ने मुझे यह मनोकामना दी है और यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूँ तथा जिस मन में दावा करता हूँ वह बाहर व्यक्त होती है। संतुलन और समबुद्धि हर ओर है। दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूँ, तो आपको आपके अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही आग्रह करना होगा। यह आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। यह इस समय भी आपके हृदय की धड़कन, सांस को नियंत्रित कर रहा है। यह आपकी उंगली कट जाती है तो यह उपचार की जटिल प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी सबसे मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है
और आपको सुरक्षित रखता है। आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि है, लेकिन यह आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी समस्या का जवाब तलाशते हैं तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास जवाब है। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कोई रास्ता है, तो भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने मस्तिष्क के पहियों को विराम दे, आराम से बैठ जाए, शिथिल हो जाए, शांति से कहे, मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है, यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। याद रखने लायक विचार, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज़्यादा अच्छा विचार चुने, इसके बजाय किसी आदेश दे, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोग, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने के योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से अवचेतन मन की रक्षा करना है या विश्वास करने का चुनाव करे कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। दूसरे के सुझाव और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचार में है। आप दूसरे के विचार और सुझाव को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। यह कभी न कहें मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता। यह इन चीज़ों को हकीकत में बदल देगा। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा उपयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह से लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। कभी यह ना कहे मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह आगे वाक्य याद रखकर इस डर से उभरे, मैं अपने अचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान, अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति न दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनें, प्रेम चुनें, सेहत चुनें, खुशी चुनें। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन के सही नियामतों में विश्वास करें। हृदय से विश्वास करें, आप प्राप्त कर सकते हैं और आप प्राप्त कर लेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहिए। हम आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे समृद्ध और बुक्स लाते रहेंगे। आप सभी का मंगलमय हो। एक बार पुनः शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक कर दें। थैंक यू।